हेलो बच्चा पार्टी। आज हम आपके लिए स्पेशली बीएड वाले बच्चों के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, हेव अफेक्टेड चिल्ड्रन। और कल आप लोगों का रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में बीएड का फर्स्ट पेपर है और बीएड के सिलेबस में ये टॉपिक एक शॉर्ट नोट के रूप में आ सकता है, तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए मैंने इस टॉपिक को बनाने की कोशिश की। तो आइए समझते हैं कि हेव अफेक्टेड चिल्ड्रन और इससे होने वाले एड्स रोग के बारे में। तो इतना मैं पहले ज़रूर बताऊंगा कि ये बीएड सिलेबस में इसलिए बच्चा पार्टी रखा गया है कि ये एक इतनी भयंकर बीमारी के रूप में समाज जानता है कि इसका नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा दिमाग टेंशन में आ जाता है। तो बीएड सिलेबस में जब हमारे फ्यूचर के टीचर इस चीज़ को अच्छे से जानेंगे तभी आने वाली जनरेशन को वो अच्छे से बता पाएंगे। तो समझिए, बहुत आपको अच्छा लगेगा और बहुत ही नॉलेज वाला ये टॉपिक है। इसे आप ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो पूरा समझ में यही आएगा कि इसका जो एक्शन रिएक्शन है वो कैसे काम करता है। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो हेव अफेक्टेड चिल्ड्रन है और उनसे होने वाला जो एड्स रोग के बारे में समाज में जो बहुत ही गंभीर समस्या के रूप में लोग जानते हैं, तो जानते हैं कि ये एड्स है क्या। देखिए, इसको हम समझने के लिए कहेंगे कि जन्म के पश्चात जो प्रतिरोधक क्षमता के ह्रास के कारण उत्पन्न लक्षणों को एड्स कहते हैं। तो इस प्रतिरोधक क्षमता की कमी हमारे शरीर में हो रही है और उसकी वजह से जो लक्षण सिम्टम्स एक समूह में हमें दिखाई दे रहे हैं, रोग के रूप में दिखाई दे रहे हैं, उसे हम एड्स के रूप में जानते हैं। अब ये एड्स जो है वो HIV वायरस के द्वारा होता है, हिब वायरस। अब हिब का पूरा नाम हम आपको बता दें, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब ह्यूमन मतलब मनुष्य की बात हो रही है, इम्यूनो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, मैं अभी इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। डेफिशिएंसी मतलब प्रतिरोधक क्षमता में कमी ये वायरस कर रहा है और उससे जो हमारे सिम्टम्स और लक्षण और रोग के रूप में दिखाई देते हैं उसे हम कहेंगे एड्स। तो पहले थोड़ा जानें कि शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उससे हम क्या समझते हैं। देखिए, अभी कुछ समय पहले डियर स्टूडेंट्स कोरोना वायरस आया था। तो कोरोना वायरस ने पूरे इंडिया से लेकर पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया और ये सब हम अच्छे से समझते हैं कि बहुत लंबे समय की बात नहीं है। तो इस वायरस से आप समझिए कि दुनिया की सबसे छोटी, इसे महसूस करके देखिए जो मैं कहने जा रहा हूँ, कि दुनिया की सबसे छोटी चीज़ अगर कोई है तो वो वायरस। क्योंकि वायरस इतना छोटा होता है आकार में कि जो हमारे शरीर के बाल होते हैं उसकी मोटाई का 1000वां भाग छोटा। अब आप सोचिए कितना छोटा वायरस होता है। और हम सब समाज में ये कहते हैं कि देखिए जो सबसे छोटी चीज़ है उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, ये है वायरस। तो इस वायरस के दुष्प्रभाव को अब हम हिब वायरस के रूप में कैसे जानेंगे। देखिए, इससे जो एड्स हुआ हिब से, तो उस रोग को हम कहेंगे एड्स। और हिब पॉजिटिव के रूप में भी जिन लोगों के लिए रोग हो जाता है तो उन्हें पॉजिटिव के रूप में जानते हैं। तो इसका एड्स का पूरा नाम हम समझेंगे कि ए का मतलब क्या है कि एक्वायर्ड मतलब अर्जित किया हुआ, और आई का मतलब है यहाँ इम्यूनो जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर है, प्रतिरोधक क्षमता, और डी से मतलब डेफिशिएंसी जब वो कम हो जा रही है तब की बात हो रही है। और एस फॉर सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब क्या है कि अनेक रोगों या लक्षणों का समूह, कि जब बहुत सारी बीमारियों को हम एक लक्षण के रूप में देखने लगते हैं कि जैसे मार्केट में तो कोई स्कीम चलती है एक के साथ एक फ्री, ऐसी हमारे शरीर की बीमारी एक सही नहीं हो पाई तब तो 2 और दिखाई देने लगी, 4 और बढ़ने लगी। तो इस तरह से जो इम्यूनिटी पावर है वो जब घट जाती है तो बहुत सारी बीमारियां एक समूह के रूप में हमें दिखाई देने लगती है। तो इस तरह से उन्हें हम कहते हैं अनेक रोगों या लक्षणों का समूह, और उसी को हम कहते हैं सिंड्रोम। तो एक तरह से एड्स अपने आप में कोई एक रोग नहीं है, बल्कि कई रोगों का एक कलेक्टिव लक्षणों का समूह के रूप में जो हमें दिखाई देता है उसे हम सिंड्रोम के नाम से कहते हैं। अब यहाँ एक सबसे ज़रूरी बात समझना ये है कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, इसका मतलब क्या है, इम्यूनिटी पावर। तो इम्यूनिटी पावर में बच्चा पार्टी आप देखिए कि आप ऐसे समझिए कि
जब कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर पर अटैक करता है तो हमारे शरीर में ब्लड में जो RBCs होती हैं उनमें उन बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट लड़ने की एक क्षमता होती है। तो उसी क्षमता को हम कहते हैं इम्यूनिटी पावर। और ये क्षमता जिस व्यक्ति में जितनी ज़्यादा होती है वो उतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ता। या हम ऐसे समझें कि अगर इम्यूनिटी पावर आपके शरीर की कम है तो जरा सी भी कोई तेज़ हवा भी चल गई तो पता चला कि आप बीमार पड़ गए। कहीं आपने एक जगह से दूसरी जगह पानी पी लिया आप बीमार पड़ गए। आपने कुछ चीज़ें बदल के खा ली आप बीमार पड़ गए। मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है वो अच्छी नहीं है। अब वैसे देखिए ब्लड में RBC WBC बहुत सारी सेल्स होती हैं, लेकिन जो रोगों से लड़ने के लिए विशेष सेल्स होती हैं WBC, उनमें भी ये 3 सेल्स विशेष हैं जिनकी अभी हम बात करेंगे। लिम्फोसाइट T, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ज़रूरी रोल प्ले करेंगी। लिम्फोसाइट T, लिम्फोसाइट B एंड हेल्पर T सेल्स। ये WBC में ये वो सेल्स हैं 3 जो बाहर से बैक्टीरिया या वायरस जो आते हैं तो उनको अटैक करके उनको मार देती हैं और हमारे शरीर को रोगों से बचाती हैं या बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। ये बात हो गई। तो मैंने आपको एड्स का ये पूरा नाम बताया। अगर आपसे अब स्ट्रक्चर की बात होगी वायरस की जो HIV है और फिर वो कैसे अटैक करता है उसको मैं अभी समझाने जा रहा हूँ। इस तरह से अगर आप लिख दोगे तो कोई किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा कि जो HIV यानी हिप वायरस जो है वो इस तरह से आपको दिखाई देगा और यहाँ आपको देखने में बहुत अच्छा और बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि इसका आकार इतना छोटा होता है कि बाल का जो उसकी मोटाई होती है उसका 1000वां भाग छोटा। तो सोचिए बाल तो जरा सा कितना पतला होता है, उसकी मोटाई का अगर 1000वां भाग छोटा है तो ये कितना छोटा रहा होगा। तो भाई मैंने कहा कि दुनिया की सबसे छोटी चीज़ ने पूरी दुनिया को खिलाया। अब देखिए इस वायरस के स्ट्रक्चर में बचा पार्टी देखिए कि जो आउटर लेयर सी दिखाई दे रही है ये फैट या प्रोटीन की लेयर होती है और RNA इसमें जैसे बायो वाले बच्चे थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। ये DNA, RNA, ATP, ADP, तो ये RNA का राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये इसके वायरस के अंदर यहाँ पर ये पाया जाता है। तो इसका रोल क्या होगा आगे ये बहुत समझने की ज़रूरत है। अब आप देखिए ये वायरस जब हमारे शरीर में वातावरण से किसी भी माध्यम से कैसे भी किसी तरह से प्रवेश कर गया, अब जैसे ही शरीर में प्रवेश करता है तो आप देखिए जो WBC की सेल्स हैं उसकी मान लो ये सेल्स हैं तो इस सेल के आप देख रहे हैं कि मेम्ब्रेन सरफेस से ये हिप वायरस जुड़ गया। तो मेम्ब्रेन सरफेस पे इसने अटैक किया पहले। अब जैसे ही इस पर अटैक किया तो अब आप पहले समझिए कि मैं इसकी जीत अभी नहीं कराता हूँ, पहले WBC की जीत कराता हूँ। इन दोनों में युद्ध अभी कैसे होगा वो आप देखिए कि जब इसने अटैक किया तो वैसे ही यहाँ पर जो हेल्पर T सेल्स हैं इन्होंने तुरंत आदेश निर्देश दिया लिम्फोसाइट T को कि अरे भैया दुश्मन ने अटैक कर दिया, जल्दी से उसे पकड़ो मारो। तो जैसे ही ये हेल्पर T सेल्स इसे निर्देश देती हैं लिम्फोसाइट T को, तुरंत ये उस वायरस पर अटैक करके उसको मार देती है। अब ये लिम्फोसाइट B क्या कर रही है? लिम्फोसाइट B उसी के मारने की तैयारी है कि उसकी नेचर को देखकर समझकर ये एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती हैं और ये एंटीबॉडीज फिर उसके लिए मार देती, किल कर देती है। तो एक तरह से ये 3 सेल्स क्या है देखिए, ये हमारे अधिकारी महोदय निर्देश देते हैं, आदेश, उन्होंने आदेश दिया किसे? लिम्फोसाइट T को। कब? जब वायरस बैक्टीरिया अटैक करेगा हमारे शरीर के अंदर और तुरंत एंटीबॉडीज बनना शुरू हो गई। कैसे? जब हम देखा अच्छा हमारा दुश्मन किस तरह का है, उसी के अनुरूप हम एंटीबॉडी बनाने की तैयारी करेंगे। मतलब कहने का ये है कि अगर दुश्मन को डांट कर भगाया जाए तो डांटने वाली एंटीबॉडी, अगर मार के भगाया जाए तो मारने वाली एंटीबॉडी, बम से मारने वाली बात है उस तरह की एंटीबॉडी। मतलब क्या है कि नेचर समझ के वैसे ही एंटीबॉडीज़ का निर्माण ये लिम्फोसाइट भी करने लगती हैं और उस बैक्टीरिया वायरस को किल कर देती हैं। अब सपोज कीजिए कि एड्स बीमारी इतनी भयंकर है, इसके नाम से सुन के लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जब वायरस की जीत हो रही है
और वायरस की जीत क्यों हो रही है, अब उसको लाइफ साइकिल के रूप में इस तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं। फिर देखिए यहाँ पर कि HIV वायरस ने क्या किया, RBC सेल्स जो है उसकी मेम्ब्रेन पे आके ये जुड़ गया, चिपक गया। उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि वायरस का जो RNA की कोशिका में एंट्री, जो वायरस था वो क्या हुआ, जो हमारे WBC की सेल्स थी उसके अंदर वो एंट्री कर गया। अब एंट्री करने के बाद क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखिए, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इस एंजाइम के द्वारा क्या होता है, जो वायरस का RNA है, जो मैंने आपको यहाँ भी बताया था कि ये वायरस का जो RNA है वो DNA में चेंज ये एंजाइम कर देता है। एक तरह से RNA चेंज हो गया किसमें, DNA में। अब आप देखिए बॉडी के अंदर RBCS कोशिकाओं के अंदर खुद का DNA है और इसके पास था तो शुरू में RNA, लेकिन एंजाइम ने इसे चेंज किसमें कर दिया, DNA में। अब कोशिका के अंदर, सेल्स के अंदर क्या हुआ बच्चा पार्टी, देखिए एक तो वायरस का DNA हो गया जो कि पहले RNA था, चेंज हो गया जो मैंने बताया, और सेल्स का खुद का DNA। अब यहाँ भी DNA, यहाँ भी DNA। अब आप सोचिए कि जब हेल्पर T सेल दुश्मन को देखकर निर्देश दे रही हैं कि भाई हाँ जल्दी से दुश्मन आ गया उस पर अटैक करो, किसके लिए, मैंने आपको बताया था यहाँ लिम्फोसाइट T के लिए, और फिर लिम्फोसाइट T ने वैसे ही एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दी। लेकिन जब DNA बिल्कुल एक सा है और जब वायरस DNA एक्टिव होकर मल्टीप्लिकेशन द्वारा बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ने लगता है, तब ऐसी स्थिति में जो लिम्फोसाइट बी होती हैं वो हमारी खुद की सेल्स का DNA और इसके DNA, इन दोनों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाती, भ्रम में पड़ जाती हैं। ठीक वैसे ही मैं बता रहा हूँ जैसे राम ने बाली को मारने के लिए सुग्रीव और बाली में अंतर नहीं कर पा रहे थे, वो भी भ्रम में पड़ गए थे कि भाई कैसे मारूं, ऐसा ना हो ऐसे मारूं तो ये मर जाए। तो वही स्थिति है कि जो हमारी लिम्फोसाइट भी है वो कह रही है कि अगर हमने इसके DNA को मारा तो ऐसा ना हो कि हमारी खुद की सेल्स का DNA मर जाए। तो इतने में क्या होता है कि ये ग्रोथ कर करके इसकी संख्या बढ़ती जाती है और ये फिर हमारे और सेल्स को, लिम्फोसाइट बी को, लिम्फोसाइट टी को, उसको भी अपने चपेट में ले लेता है और इस तरह से हम रोगग्रस्त अर्थात रोगों से लड़ने की पावर हमारी नहीं रहती है, बहुत कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में दवाइयाँ भी क्या है कि एंटीबायोटिक्स की दवाइयाँ ले रहे हैं, उनसे कुछ समय के लिए कंट्रोल किया, लेकिन जब हमारे बॉडी के अंदर के जो पहरेदार थे जिन्हें हम WBC सेल्स के रूप में समझ रहे थे, लिम्फोसाइट बी, टी एंड हेल्पर टी सेल, तो ये बाहर से बैक्टीरिया वायरस को मार रहे थे। अब उस वायरस ने यहाँ पर देखिए कितनी चालबाजी से अपना रूप बदल के, इसीलिए ये रेट्रोवायरस होता है। और आपको ध्यान होगा कि कोरोना पीरियड में जो हमारे देश के साइंटिस्ट थे तो वो वैक्सीन जो बना रहे थे तो क्या हो रहा था, वो भी रेट्रोवायरस था, वो अपना बार बार रूप चेंज कर रहा था। तो अब वैक्सीन आप बनाओगे तो उसने अपना रूप चेंज कर दिया। तो ऐसे ही जो लिम्फोसाइट बी सेल्स थी वो इस के DNA को मारने के लिए ये RNA की तैयारी कर रही, तब तक इसने चेंज कर दिया अपने आप को DNA में। अब हमारी बॉडी का DNA और इसका DNA दोनों में ये लिम्फोसाइट अंतर नहीं कर पा रही थी। तो इस तरह से ये पूरी शरीर को चपेट में लेकर और बहुत सारे रोगों से हम ग्रसित हो जाते हैं, इसलिए ये डेंजरस बीमारी है। तो आप इस तरह से इसको समझ गए होंगे और इसके जो बचाव है वो आप समझ सकते हो कि 4 लाइन में आप खुद भी पढ़ सकते हो कि इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, उससे बचा जाए। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि छूने से हो जाएगी, लेकिन हाँ जैसे मान लिया डॉक्टर कोई नीडल लगा रहा है, कोई वो नीडल पहले से यूज कर ली है तो ऐसी नीडल का यूज नहीं करना चाहिए, अगर डिस्पोजल नीडल का यूज करना चाहिए। तो इस तरह से आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और अगर ये एग्ज़ाम में भी अगर आ जाता है, हाँ एक बात मैं आपको और बताना भूल गया कि जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि भैया हमारे मनुष्य के पूर्वज कौन है, बंदर। और ये बीमारी सबसे पहले पता है किस पर देखी गई, बंदरों पर, और बंदरों से किस पे आई, मनुष्य पर। तो बंदरों से मनुष्य पर फैली।
और एक सबसे जो आपके टेट सीटेट का एग्जाम दोगे वहाँ पूछ लेते हैं कि इस बीमारी को परीक्षण करके जो जाना गया उस टेस्ट का नाम है, ये लिख दिया मैंने एलिसा टेस्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एलिसा टेस्ट के द्वारा हम पता करते हैं, और ये सबसे पहली बीमारी किस पर आई, बंदरों पर, बंदरों से फिर मनुष्य पर। तो इस तरह से उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, आप सबको बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी शुभकामनाएं।